एक समय की बात है, बलरामपुर राज्य पर कृष्णा नाम का एक किसान रहता था। वह अपने खेतों में आलू, मटर, लौकी और टमाटर की खेती करता था। कृष्णा अपने सभी फसलों को अपने बैलगाड़ी में लादकर गांव-गांव बेचने जाता था। एक दिन सेठ धीरज दास का आदमी कृष्णा का घर आया और कहने लगा, मैं सेठ धीरज दास का आदमी हूँ। मैं पास ही के गांव हरिपुरा से अपने सेठ का संदेश लेकर आया हूँ। मेरे मालिक सब्जियों का व्यापार करते हैं। मेरे मालिक की नगर में सब्जियों की बहुत बड़ी दुकान है। मेरे मालिक को नगर में सब्जियां बेचने के लिए बहुत अधिक मात्रा में सब्जियां चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। जैसा कि तुम सारी की सारी सब्जियों को खेती करते हो, अगर तुम अपने खेतों के सब्जियों को मुझे बेचना चाहो तो मैं तुम्हें उसकी अच्छी कीमत दूंगा। माफ करना भैया, मैं अपने खेतों में आलू, मटर, गोभी और टमाटर जैसा सब्जियों को थोड़ी थोड़ी करके लगाता हूँ और उन सब्जियों को मैं खुद ही बैलगाड़ी में लादकर गांव-गांव जाकर बेचता हूँ। मैं मंडी के दलालों को अपना माल नहीं बेचता हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे गांव के सभी लोग मेरे मालिक धीरज दास के पास ही अपना फसल बेचते हैं। भाई कृष्णा, गांव-गांव जाकर सब्जियां बेचने से तो अच्छा है कि एक ही बार में सारा सब्जी को बेच दो। देखो भाई, मैं एक किसान हूँ। कड़ी मेहनत करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। साथ ही साथ मुझ में पैसे कमाने का कोई भी लालच नहीं है। बाकी मैं लोगों को साफ सुथरी सब्जी बेचता हूँ। यही मेरा परम कर्तव्य है और मैं इसी कार्य को कर कर बहुत खुश हूँ। और मैं यही चाहता हूँ कि मैं अपना सब्जी मंडी में न बेचकर गांव-गांव जाकर सीधे लोगों में बेचूं। भले ही मुझे मुनाफा कम हो और वैसे भी मंडी में जो माल बिकता है वह लोगों तक पहुंचते पहुंचते बहुत महंगी हो जाती है और थोड़ी सब्जी खराब भी हो जाती है। इसलिए मैं अपना सब्जी को मंडी में नहीं बेचूंगा। मैं अपना सब्जी को गांव-गांव जाकर सीधे लोगों में ही बेचूंगा। अरे भाई, तुम कैसी बातें कर रहे हो? एक बार फिर से सोच लो। मैं तुम्हारे सब्जी को अच्छी कीमत दे सकता हूँ। मैंने सोच रखा है और मुझे लगता है कि तुम मेरी बातों का बुरा भी नहीं मानोगे। अब व्यापारी को इतना बात समझ आ गई थी कि कृष्णा अपनी सब्जियों को मंडी में नहीं बेचेगा। वह व्यापारी वहां से चला गया और हमेशा की तरह कृष्णा अपनी सारी की सारी सब्जियों को बैलगाड़ी में लादकर अपनी सब्जियों को बेचने के लिए दूसरे गांव की ओर निकल पड़ता है। मुझे आज की रात यही बिता लेनी चाहिए। तभी पास में ही खड़ा एक आदमी ने कृष्णा को आवाज लगाई, अरे भाई, कौन हो तुम? हमारे गांव के तो नहीं लगते हो। कृष्णा ने देखा कि पहनावे से वह आदमी बहुत ही अमीर दिख रहा था। अरे भाई, मेरा नाम कृष्णा है। यह सब्जी को बेचने के लिए इधर आया था, लेकिन काफी अंधेरा हो चुका है, जिसके कारण से मैं आगे का सफर नहीं तय कर पा रहा हूँ। आज रात यही आराम करूंगा और कल सुबह ही यहाँ से निकल जाऊंगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कहीं रात में रुकने के लिए मुझे कोई जगह मिल सकती है? अरे भाई, यह कौन सी बात है? तुम्हें रात बिताने के लिए हमारे गांव में जगह नहीं मिलेगी क्या? इसके लिए तुम इतना परेशान क्यों होते हो? तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे घर इतना बड़ा है, तुम आज रात यहीं रुक सकते हो। इसके बाद कृष्णा अपने बैलगाड़ी को एक जगह खड़ा कर दिया और बैलगाड़ी से सारी सब्जियों के टोकरी को नीचे रख दिया और आकर उस आदमी के पास खड़ा हो गया। उस आदमी का नाम धीरज दास है। मालिक, आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आप जैसे लोग इस दुनिया में हैं, इसलिए हम जैसे गरीब लोग अभी तक जी रहे हैं, वरना ना जाने इस गांव में कहां कहां भटकता फिरता। अरे भाई कृष्णा, इसमें क्या बड़ी बात है? एक आदमी ही दूसरे आदमी की मदद करता है। देखने में तुम तो बहुत ही मेहनती किसान लग रहे हो। मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम जैसे लोगों की सहायता करूं। वैसे भी तुम यह बताओ कि यह सारी सब्जियां तुम्हारे खेत के हैं, यह किसी व्यापारी से लेकर बेचने के लिए निकले हो? अरे नहीं नहीं सेठ जी, यह सब तो मेरी अपनी ही खेत की फसल है। इतना भी बड़ा आदमी नहीं हूँ। उसके बाद उन दोनों में बहुत सारी बातें होती है। मैं अपने सब्जियों को सीधे लोगों में बेचने पर ही विश्वास रखता हूँ सेठ जी।
अरे कृष्णा, अगर हर किसान तुम्हारी तरह यही सोचेगा तो कितना अच्छा हो जाएगा ना। कम कीमत पर सबको अच्छी सब्जियां मिल जाएगी। आजकल के दलाल सब्जियों को कम कीमत पर खरीदते हैं और उसी सब्जियों को जमा करके अधिक दामों पर बेचते हैं। मुझे तो लगता है कि उनका यह माल सही नहीं होता है, लेकिन आम लोगों को इसके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं मालूम है। वह तो उचित कीमत पर सब्जियां खरीदते हैं, लेकिन उनके पास कोई और चारा भी तो नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा सेठ जी, लेकिन आजकल यही हो रहा है। ऐसा ना हो इसलिए मैं अपने सारे सब्जियों को सीधे ग्राहक के पास ही बेचता हूँ। मैं समाज के प्रति अपना कर्तव्य को पूरा कर रहा हूँ। सच में कृष्णा, तुम्हारे विचार बहुत ही नेक और अच्छे हैं। अगर सभी लोग तुम्हारे जैसा सोचेंगे तो सबका भला ही होगा। अच्छा, तो अब रात बहुत हो चुकी है, तुम्हें सुबह जल्दी भी उठना है। तुम आराम से यही सो जाओ, मैं भी सोने जा रहा हूँ। जी हाँ बिल्कुल सेठ जी, मुझे कल सुबह जल्दी उठना है, तो अब मैं आराम करने के लिए जाता हूँ। इसके बाद दोनों आराम करने के लिए चले जाते हैं। धीरज दास ने एक चारपाई कृष्णा के लिए भी डाल दी। कृष्णा चारपाई पर लेटकर सोचने लगा। सेठ जी कितने अच्छे इंसान हैं। उन्होंने मेरे लिए एक चारपाई भी डाल दी। इतना धन संपत्ति होने के बावजूद भी इनके अंदर जरा सी भी घमंड नहीं है और इनका मन भी कितना नेक और निर्मल है। ऐसे इंसान बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं आजकल के जमाने में। इतना सोचते कहते कृष्णा सो जाता है। जब अगली सुबह चिड़िया के चाचाहट से कृष्णा की नींद खुल जाती है। सेठ जी ने मुझे अपने घर में जगह देकर मेरी बहुत मदद की है। इसके बदले में मैं कुछ टमाटर सेठ धीरज दास को देना चाहता हूँ। जब कृष्णा ने अपने सब्जियों के टोकरी के पास पहुंचा तो टमाटर की टोकरी में से एक टमाटर की टोकरी गायब थी। कृष्णा के पास 3 टमाटर की टोकरियां थी, पर एक टमाटर की टोकरी गायब थी। यह क्या? मेरी टमाटर की टोकरियां कहाँ गई? जरूर इसमें से किसी ने मेरी टमाटर की टोकरियां में से एक टोकरी चोरी कर ली। वह तुरंत ही घर के मालिक सेठ धीरज दास के पास पहुंचा और कहने लगा, सेठ जी, मैं रात को सब्जियों की टोकरियां रखी थी, पर मेरे पास टमाटर की टोकरियां 3 थी, लेकिन एक टमाटर की टोकरियां गायब कर ली किसी ने। क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है? यह तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे सामने ही तो मैं अंदर जाकर सो गया था और तुम मुझ पर ही आरोप लगा रहे हो। मैंने तुम्हें अपने घर में जगह देकर बहुत बड़ी गलती कर दी। यह सुनते ही कृष्णा को समझने में जरा से भी देरी नहीं लगी कि टमाटर की टोकरियां में से एक टमाटर की टोकरी इसी सेठ धीरज दास ने की है। कृष्णा बहुत क्रोधित हो गया और कहने लगा, तुमने पहले मेरा विश्वास जीता और फिर मेरे साथ विश्वासघात किया। मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा इंसान समझ रहा था, लेकिन तुम तो बड़ी चालबाज और धोखेबाज इंसान निकले। मेरे सो जाने के बाद तुमने मेरी एक टमाटर की टोकरियां गायब कर ली। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना कृष्णा? जिस थाली में खाए उसी थाली में छेद कर दिया। मैंने तुम्हारी सहायता की थी और तुम मुझ पर ही आरोप लगा रहे हो। सच में मेरी ही गलती है जो मैंने तुम्हें अपने घर में जगह दी और बेवजह मुसीबत मोड़ लिया। रात में तो तुम्हारी बातों से लग रहा था कि तुम एक ईमानदार किसान हो, लेकिन तुम तो एक नंबर के बेईमान निकले। मैंने तुम्हें अपने घर में जगह देकर बहुत बड़ी गलती कर दी। सेठ धीरज दास की बातें सुनकर कृष्णा को अब और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। पहले तो तुम चोरी करते हो, इसके बाद सीना चोरी करते हो। झूठ मत बोलो और चुपचाप मेरे टमाटर की एक टोकरियां वापस लौटा दो, तभी फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अच्छा, तो तुम मुझे धमकी दे रहे हो? चुपचाप शराफत से यहाँ से निकल जा, वरना तुझे धक्के मारकर यहाँ से निकालूंगा। सेठ धीरज दास की यह बात सुनकर कृष्णा मन ही मन सोचने लगा, अब इससे बात करना बिल्कुल ही बेकार है। कृष्णा ने अपनी सभी सब्जियों के टोकरी को बैलगाड़ी में रखा और वहां से निकल गया। कृष्णा वहां से निकलकर सीधे सरपंच मुरलीदास के पास पहुंचा। और कृष्णा ने बीती रात के सारी घटना को सरपंच मुरलीदास को सुनाया।
अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे टमाटर के टोकरी को सेठ धीरज दास ने चुराया है तो मैं तुम्हें उन्हें वापस दिला सकता हूँ, लेकिन जैसा कि तुमने बताया कि वह बहुत अमीर आदमी है, तो एक अमीर आदमी तुम्हारे टमाटर को क्यों चुराएगा? कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारे टमाटर किसी और ने चुराया है? नहीं सरपंच जी, मुझे पक्का यकीन है यह काम किसी और का नहीं है बल्कि सेठ धीरज दास का ही है। अब इसका फैसला तो सेठ धीरज दास से बात करके ही लिया जाएगा। सरपंच मुरलीदास ने अपने एक नौकर को बुलाया। रामू, जाओ और सेठ धीरज दास को यहां बुलाकर लाओ। जब सेठ धीरज दास सरपंच मुरलीदास के घर पहुंचा, तब वह कृष्णा को पहले से ही देखकर समझ गया। सरपंच जी, मैं बिल्कुल ही निर्दोष हूँ। मैं इस किसान की मदद के उद्देश्य से मैंने अपने घर में जगह दिया था, लेकिन उल्टा मुझ पर ही आरोप लगा रहा है। भला मैं इसके टमाटर को क्यों चुराऊंगा? मेरे तो खुद के खेत में ढेर सारा टमाटर है, लेकिन यह एहसान फरामोश मुझ पर ही आरोप लगा रहा है। इसके टमाटर कहाँ गए, मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन चोरी तो तुम्हारे ही घर से हुई है, तो जवाब भी तुम्हें ही देना पड़ेगा। सुनो सेठ धीरज दास, तुम्हारे खेत में जो टमाटर है उनमें से एक टमाटर को लेकर यहाँ आओ। सेठ धीरज दास टमाटर लेने के लिए अपने खेतों की ओर चले जाते हैं और सरपंच जी कृष्णा को फिर से चोरी की जानकारी लेने लगते हैं। कुछ देर के बाद सेठ धीरज दास अपने टमाटर को लेकर सरपंच के पास पहुंच जाता है। यह लीजिए सरपंच जी, मैं अपने खेतों से टमाटर लेकर आया हूँ। कृष्णा, तुम भी अपने बैलगाड़ी से एक टमाटर लेकर आओ। कृष्णा भी अपने बैलगाड़ी से एक टमाटर लेकर आता है। वहाँ पर गांव के कुछ और लोग भी मौजूद थे। सरपंच जी ने गांव के एक आदमी को इशारा करते हुए कहा, इसका नाम हरीश है और यह तरह तरह के सब्जियों का पारखी है। सब्जियों की गुणवत्ता को बहुत ही अच्छे से परख लेता है, इसलिए मैंने इसे यहाँ बुलाया है ताकि यह टमाटर की अच्छी से परख कर ले। हरीश, क्या तुम टमाटरों को जांच करके बता सकते हो कि यह टमाटर एक ही खेत के हैं या अलग अलग खेतों के हैं? हरीश ने टमाटरों को बहुत ही ध्यान से देखा और कहने लगा, इन्हें देखकर तो कोई फर्क नहीं लगता है सरपंच जी। इन्हें चाख कर इनके स्वाद का पता लगाया जा सकता है। अगर ऐसा है तो तुम इन्हें तुरंत ही चखो और मुझे बताओ। सरपंच के कहने पर हरीश ने सबसे पहले सेठ धीरज दास के लाए हुए टमाटर को चखा। जैसे ही हरीश ने वह टमाटर को खाया, वह चक्कर के मारे वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। ये सब देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो गए। सरपंच जी ने पास में ही खड़े एक आदमी से कहा, जमुना दास, तुम तो एक वैद्य हो, तुम हरीश को देखकर बताओ कि इसे क्या हो गया है। जमुना दास ने हरीश का नब्ज देखा और कहा, इस टमाटर में तो जहर था सरपंच जी, इसलिए इस टमाटर को खाते ही हरीश बेहोश हो गया। इसके प्राण भी जा सकते हैं। इसे तुरंत मेरे घर में ले जाना पड़ेगा। इसके बाद कुछ लोगों की सहायता से जमुना दास हरीश को अपने घर ले जाता है। ये क्या धीरज दास, तुम लोगों को मारना चाहते हो? तुमने अपने खेतों में जहरीली टमाटर लगाए हैं। इसके पहले भी मैं एक मामला सुना था जिसमें एक व्यक्ति को जहरीला टमाटर खाने से उसकी मृत्यु हो जाती है। जरूर ही वह टमाटर तुमने उस आदमी को दिया होगा। अब तुम्हारे ऊपर चोरी के साथ साथ हत्या का भी मामला जुट जाएगा। यह सुनकर सेठ धीरज दास घबरा गया और वह सरपंच जी को घर के अंदर दूसरे कमरे में ले गया। सरपंच जी, मुझे माफ कर दीजिए। यह टमाटर मेरे खेत का नहीं है। यह टमाटर तो किसान कृष्णा के खेतों का ही है। उसके ही खेत के टमाटर जहरीले हैं। अगर मुझे यह पता होता तो मैं कभी नहीं उसकी टमाटर को चुराता। अगर किसी को सजा देनी है तो उस किसान को दीजिए, क्योंकि वही दोषी है। वह लोगों को जहरीले टमाटर बेचता है। अगर आप मुझे बचा लेंगे तो मैं आपको बहुत सारा पैसा दूंगा। एक तो तुमने चोरी की है और ऊपर से मुझे रिश्वत देने की बात कर रहे हो, और तुम कृष्णा को बलि का बकरा बनाना चाहते हो। मुझे तो पक्का यकीन हो गया है कि इसके पहले भी तुमने
कई अपराध किए होंगे। इसी बीच वहाँ पर कृष्णा, हरीश और वैद्य जी पहुँच जाते हैं, जिसे देखकर सेठ धीरज दास हैरान हो जाता है। अरे यह तो बिल्कुल ठीक है, इसे तो कुछ भी नहीं हुआ है, और अगर कुछ हो भी जाता तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। यह टमाटर तो इस किसान कृष्णा की है जो मैंने चुरा लिया था, इसलिए मुझ पर किसी का हत्या का अपराध नहीं लग सकता है। तुमने तो अपना जुर्म अपने आप ही कबूल कर लिया है। तुम अपना जुर्म कबूल कर लो, इसलिए हम सब ने मिलकर यह नाटक किया था। हरीश कोई सब्जी का दाता नहीं है और कृष्णा के पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए हम लोगों ने यह नाटक किया। तुमने जिस आदमी को कृष्णा के घर मंडी में सब्जियों को खरीदने के लिए भेजा था, कृष्णा ने उसे तुम्हारे घर काम करते हुए देख लिया था, और यह बात कृष्णा ने मुझे पहले ही बता दिया था। कृष्णा ने तुम्हारे भेजे हुए व्यक्ति को अपना सब्जी नहीं बेचा, इसलिए तुमने कृष्णा को अपने ही घर के सामने रोका और उसे जगह देने का नाटक किया। तुम्हारे जैसे मंडी के नीच दलाल ऐसे काम करेंगे, मैं तो ऐसा कभी नहीं सोचा था। भाई धीरज दास, मुझे तुम जैसे लोगों से कोई मदद नहीं चाहिए। तुम जैसे घटिया दलाल की वजह से ही लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। अगर किसी मंडी के दलाल ने किसी गरीब किसान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।